हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? केम छो, मजामा छो, जैसा भी छो। ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझाने वाला हूं। बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का वेटेज में आता है। ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल इतना ज्यादा नहीं आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल मैं इसका ट्राई करा दूंगा आपको, 1-2 न्यूमेरिकल जो भी होंगे। और लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर पेपर में आता है, और क्वेश्चन आता है डिराइव कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जैसे कि मैंने यहां पे हेडिंग डाली हुई है। सिंपल सी बात है। तो बच्चों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इससे पहले कि आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो कूलम्स लॉ की, परमिटिविटी की, चार्ज के ऊपर चार्ज को कैसे चार्ज करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज, उनके न्यूमेरिकल्स अगर बच्चों आपने नहीं करे हैं तो आप टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस क्लास 12th RKC ऑनलाइन स्टडी। तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी और आप शुरू से लेके अभी तक की वीडियोस देख सकते हो, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो। तो बच्चों देखो, कूलम लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक हल्का सा अगर रिवाइज कराऊं मैं आपको, तो कूलम लॉ का फॉर्मूला बच्चों होता है F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बच्चों ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। और ये फॉर्मूला जो होता है बच्चों, तो फिजिक्स में ऐसे फॉर्मूले को जिससे हमारा कुछ न्यूमेरिकल हो सके, जिससे हमारा कुछ आंसर निकल सके, तो उस फॉर्मूले की क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब इस पूरे को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। और बच्चों मीडियम के लिए भी बताया था मैंने आपको, अगर वैक्यूम के लिए ये होता है तो मीडियम के लिए क्या होगा? मीडियम के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। नॉट की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? एप्सिलॉन m लगाना पड़ेगा, और यहां पर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करना होगा। अब आप बोलोगे एप्सिलॉन m कैसे निकाले सर? बहुत सिंपल है सर, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, पुरानी वीडियोस में पढ़ा रखा है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है बच्चों। तो आप आराम से इसको और इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो और EM की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो। तो ये छोटा मोटा मैंने आपको रिकॉल कराया कि किस तरीके से करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है। बढ़ा दो यहाँ थोड़ा सा वॉच टाइम। और क्या, समझदार को इशारा काफी। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बच्चे होता यह है कि मैग्नीट्यूड तो आता ही आता है, जो अभी मैग्नीट्यूड मैंने समझाया ना आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। तो हमें ऐसा फॉर्मूला करना है जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए और जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और जल्दी फटाफट डेरिवेशन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर मस्त सा। ठीक है। ओके। तो यहां पर मैं करता हूं कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। यहां पे मैं 2 चार्जेस कंसीडर कर रहा हूं, Q1 Q2, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस लेते थे बच्चों? R डिस्टेंस, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R डिस्टेंस। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक मैं डायग्राम थोड़ा ऐसे बना रहा हूं। ठीक है। ये ओरिजिन हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारी मतलब एक एक्स एक्सेस हो गई और एक हमारी ये वाई एक्सेस हो गई, ऐसे मान लो। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रखा है जिसको बच्चों हम Q1 कहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रखा है जिसको Q2 कहेंगे। दिस इज QT, माई QT। ठीक है। तो बच्चों ये आपका R हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस आपका R हो गया। अगर मैं ओरिजिन से बच्चों इसको जोड़ूं, ठीक है, बेचारे आइंस्टीन जी छत पे से कूद गए थे इसके लिए। तो Q1 और ओरिजिन से इसको अगर जोड़ा जाए, आपने फ्रेम एंड नॉन फ्रेम रेफरेंस पढ़ा होगा, तो वो भी इसी से कनेक्शन में आता है बच्चों। तो हमारे जो आइंस्टीन साहब थे, तो उन्होंने ये चीज प्रूफ करने के लिए अपने क्या बोलते हैं, जो भी उनके होंगे असिस्टेंट्स, उनको बोला कि मुझे खाट पे बांध दो, ये कर दो, ऐसे करके। और उसके बाद उसको उनको खाट पे बिठा दिया, बांध दिया, और खाट गिरती वैसे दिखा रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेक्टर के बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई बच्चों, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन की बहुत बढ़िया एक तरीका था। ठीक है। कोई उन पे यकीन नहीं कर रहा था, पर बेचारे वो देखो मरने की हालत में भी उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वो मर सकते थे। तो
आप लोग तो अभी जवान हो, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो Q1 ओरिजिन, Q1 ओरिजिन, तो Q1 ओरिजिन, तो इसका बच्चों में मान लेता हूं R1 वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्शन, एक हमने पॉइंट चूज कर लिया कि पॉइंट चूज कर लिया और Q1 वहां पर है, पॉइंट चूज कर लिया, Q1 वहां पर है, डायरेक्शन हमें मिल गई। Q2 की क्या डायरेक्शन होगी, तो हमने पॉइंट कर लिया और Q2 की डायरेक्शन ये होगी, और हमारा सुंदर सा दरवाजा इतनी तेज से बंद होता है ना, मैं बड़ा परेशान हूं इससे, ठीक है। लकड़ी का लगवाऊंगा। तो एक R1 वेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया R2 वेक्टर, और ये R हो गया, ठीक है। ज्यादा लाइटनिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना, ओके ठीक ही है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ओरिजिन से जो ऐसे Q2 और ओरिजिन से जो Q1 ऐसे लिया जाता है वो डायरेक्शंस के लिए लिया जाता है, बीच का ये आपका डिस्टेंस हो गया। और बच्चों एक बात समझ लो, आप लोग एक बात समझ लो, भले ही आप R1 की बात करो, R1 वेक्टर की बात करो, ठीक है, भले ही आप R2 वेक्टर की बात करो, ये कमियां ज्यादा हो सकते हैं, कमियां ज्यादा हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ऐसा हो सकता है, तो कमियां ज्यादा हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, अगर हम इनका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ नहीं होता, बस ऐसे मॉड में डालना होता है, ऐसे मैग्नीट्यूड लेते हो ना, तो वो असल में R में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर का वेक्टर हट जाता है, ऊपर का वेक्टर हट जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये क्लास 11 की वेक्टर वाली बात है, तो ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ी जानकारी दे रहा था कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अब जरा ध्यान से, बी फोकस, बी फोकस, बहुत मस्ती कर ली, बहुत बातें कर ली, बहुत मैंने फालतू बातें बोल दी, अब जरा बिल्कुल सीरियस हो जाओ। Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स मारेगा, बिल्कुल मारेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये भी इसमें फोर्स मारेगा, ये भी इसमें फोर्स मारेगा। अब सवाल ये है कि कितनी फोर्स मारेगा बच्चों, कितनी फोर्स मारेगा, कितना दम है इसके अंदर। तो Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स मारेगा, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स मारेगा। जो फोर्स खा रहा है, जो फोर्स खा रहा है उसको पहले लिखना है, जो फोर्स खा रहा है उसको पहले लिखना है, और जो फोर्स मार रहा है उसको बाद में लिखना है। क्लियर? जो फोर्स खा रहा है उसे पहले लिखना है, और जो फोर्स मार रहा है उसे बाद में लिखना है। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों यहां पे करेंगे। Q2 भी तो Q1 पे फोर्स मारेगा, तो यहां पर क्या बोलते हैं, मैं यहां पे फोर्स का नाम क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, यहां पे F वेक्टर फोर्स का नाम क्या लिखा जाएगा। कौन खा रहा है, Q1 खा रहा है, और कौन मार रहा है, ये 2 वाला मार रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका फोर्स की ऐसे वैल्यू हो गई। आपके टीचर ने हो सकता है ऐसा ये 3D में ना दिखाया हो या 2D में ना दिखाया हो, आपके टीचर ने हो सकता है कि ऐसे दिखा दिया हो कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, एक यहाँ पे R हो गया। तो बच्चों Q1 Q2 पे कितना फोर्स मारेगा, Q1 Q2 पे F वेक्टर 2 1 मारेगा, जो खाता है उसे पहले, जो मारता है उसे बाद में। और Q2 Q1 पे कितनी फोर्स मारेगा, Q2 Q1 पर F12 फोर्स मारेगा। सिंपल सी बात है। पर बच्चों मैंने ये वाला डायग्राम क्यों समझाया, ये वाला डायग्राम आपको डायरेक्शन के लिए समझाया, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो डायरेक्शन का उल्टा फुल्टा थोड़ा फेर बदल होगा, डायरेक्शन यहाँ पे मुझे समझाने में मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, ठीक है। पता नहीं कैसे समझा लेते होंगे, लेकिन मैं तो ये डायग्राम से समझाता हूँ, मेरा यही है, यही डायग्राम से समझाता हूँ मैं, ठीक है। जरा देखो बच्चों कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले F12 लिखूंगा। तो बताओ Q1 या 12 लिख लेते हैं। तो Q2 Q1 पे क्या मार रहा है, फोर्स। Q2 Q1 पे क्या मार रहा है, फोर्स। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 की वजह से Q2 पे कितनी फोर्स लग रही होगी, तो बच्चों हमें पता है ये लग रही है, F12 लग रही है, ठीक है। अब बच्चों मुझे 2 चीजें लिखनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे F वेक्टर और ऐसे करके मॉड में डाल दो तो ये हो जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो जरा ध्यान से समझना, ठीक है। F12 Q2 Q1 पे फोर्स मार रहा है, बिल्कुल F12 फोर्स मार रहा है, मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया है। Q2 Q1 पे फोर्स मार रहा है, Q2 का ओरिजिन की डायरेक्शन क्या है, R2। तो असल में एक्चुअली में Q2 जब इधर की तरफ फोर्स मार रहा है तो R2 से किधर की तरफ जा रहे हैं, R1 की तरफ। R2 से किधर की तरफ जा रहे हैं, R1 की तरफ। देखो भाई बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से। Q2 Q1 पे फोर्स मार रहे हैं, सही बात है, फोर्स का नाम F12 लिख दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। लेकिन आप यहाँ पे बात समझो कि Q2 किस पॉइंट पे सिचुएट है, Q2 ओरिजिन पॉइंट पे सिचुएट है और उसकी डायरेक्शन ये है,
Q1 की डायरेक्शन ये है, तो Q2 जब Q1 की तरफ जा रहा है, Q1 जब Q2 की तरफ जा रहा है, तो 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना, 2 से किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। तो यहाँ पे ना नंबर उल्टे हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पर नंबर उल्टे हो जाते हैं और डायरेक्शन के लिए कैप लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कैप। कैप मतलब डायरेक्शन, ठीक है, और 2 से लेकर 1 तक लिखना होता है, ऐसे करना होता है बच्चों। ऐसे देखो मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरी इतनी गंदी भाषा है ना इंग्लिश की। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। भाई Q2 पे भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा Q1 की वजह से। कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, इतना फोर्स लग रहा है, F21 लग रहा है। मैग्नीट्यूड लिख दो, लो सर मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये 21 लिख दिया। सर डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन देखो ना बच्चों, 1 से 2 की तरफ एक जो पहला चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स मार रहा है, तो पहली डायरेक्शन से दूसरी तरफ जा रही है, तो यहाँ पे नंबर्स का फेरबदल हो जाता है बच्चों। यहाँ पे 1 2 आ जाता है। क्या आपको दोनों इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखी गई? यहाँ पे F12 के लिए 21 लिखा जाता है और 21 के लिए 12 लिखा जाता है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे करते हैं। तो यार अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया अभी, मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा बच्चों डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालना आता है आप लोगों को? चलो मैं बता देता हूं, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को आता होगा। तो आपने क्लास 11th वेक्टर में जैसे ए वेक्टर पढ़ा होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर पढ़ा होगा और साथ में ए कैप, तो ये मॉड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। तो बच्चों ए कैप का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओके बच्चों, मेरे कैमरे ने मुझे दोबारा धोखा दिया, बहुत धोखेबाज है मेरा कैमरा, ठीक है। तो मैं कहां पर था? मैं था ए वेक्टर पे। तो बच्चों देखो यहां तक मैंने लिख दिया था, पर मैंने जब झांक के देखा मुझे कुछ और ही दिखाई दिखा, ठीक है। तो ये देखो, ये ए कैप आ गया, ठीक है। उसके बाद मॉड ऑफ ए वेक्टर को नीचे भेज देंगे, तो मॉड अगर आप हटाते हो तो नॉर्मल वो ए की तरह बिहेव करेगा। और बिल्कुल ही ऐसे बच्चों हम आर वेक्टर 21 को भी तो बिहेव करा सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका डायरेक्शन लिखेंगे। और बच्चों आप बताओ, मेरे मार्कर कहाँ गए भाई? ओके, आप बताओ यहां पर अगर मैं इसे डिवाइड करने के लिए नीचे भेज दूं तो r वेक्टर 21 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? r वेक्टर 21 का फॉर्मूला बन जाएगा मॉड ऑफ r वेक्टर 21, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आप मॉड हटाते हो ना तो ये नॉर्मल r की तरह बिहेव करेगा, बस नॉर्मल r की तरह। अब चाहे आप नंबर लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 लिखो 1 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल r की तरह बिहेव करेगा। आइए बात समझ में, क्योंकि ये जरूरी बात है और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो यहाँ पे ये याद रखो कि वी नो डेट जो हमारा r वेक्टर 1 2 होगा अगर हम उसका मॉड लेते हैं, अगर r वेक्टर 21 होता है अगर हम उसका मॉड लेते हैं, तो वो हमेशा r के बराबर नॉर्मल डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे और क्या करता है। तो बच्चों चलो फटाफट बता दो, r वेक्टर 21 की जगह पे क्या लिखना है? r कैप 21 की जगह पे क्या लिखना है? r कैप 21 की जगह पे r वेक्टर 21 और नीचे नॉर्मल r लिख देना है, ठीक है। r से r आपस में मिल जाएगा, तो f वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r का क्यूब हो जाएगा बच्चों, और ये r वेक्टर 21 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बच्चों यहाँ पे भी करेंगे, f वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर करेंगे। बच्चों बताओ यहाँ पे खोल के क्या आएगा? बिल्कुल मैं एक बार और समझा देता हूँ। r वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू r वेक्टर सही से समझाता हूँ, r वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r वेक्टर 1 2 और यहाँ पे r कैप 1 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? सिंपल है ना। इसको डिवाइड करने के लिए नीचे भेज दो, तो r कैप 1 2 इज इक्वल टू r वेक्टर 1 2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर 1 2। तो बताओ r वेक्टर 1 2 को खोलेंगे तो नॉर्मल r की तरह बन जाएगा, ये भी नॉर्मल r की तरह बन जाएगा। सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r वेक्टर 1 2 अपॉन r, और ये r मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? r का क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? r का क्यूब। ये Q1 Q2 अपॉन Q2 अपॉन r का क्यूब, और ये r वेक्टर 1 2, ये हो गया जी, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा कैमरा दोबारा धोखा तो नहीं दे रहा है? धोखेबाज। अच्छा, तो क्लियर हो गया आपको इतना?
अभी वेक्टर फॉर्म बस हो गया, सॉल्व हो गया, बट डिटेल में समझाने की बातें हैं बच्चों। डिटेल में अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जल्दी जल्दी अगर ये रफ वर्क नोट करना है तो रफ वर्क नोट कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम चाहे इसको खोले बात आर ही आएगी, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तभी आर का क्यूब हो जाएगा। सिंपल है ना। अब मैं जरा इसको मिटा देता हूँ जरा, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी और समय की भी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये सेम है, उड़ जाएगा, ये सेम है, उड़ जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे आ जाएगा एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू एफ वेक्टर 2 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन का मतलब है इक्वल और अपोजिट। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर 2 1, आर वेक्टर 2 1 माइनस आर वेक्टर 1 2। आप बोलोगे माइनस का साइन, मैंने लगाया भाई माइनस, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट साइन दिखाना है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, ये प्रूव्ड हो जाता है कि जो आपकी कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है, वो कन्वर्ट हो सकती है आपकी न्यूटन की थर्ड लॉ में, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कूलम लॉ से न्यूटन की थर्ड लॉ बना के दिखाओ, तो बच्चों न्यूटन की थर्ड लॉ यही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी एक्शन से इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिला है और वही हमने यहाँ पे प्रूफ करा है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। और एक जानकारी बच्चों आपको और देते हैं, ये मिटा दो यहाँ से डायग्राम। एक जानकारी आपको और देते हैं कि आप ना इसको ना ओपन करके भी लिख सकते थे, इस वाले को ना ओपन करके भी लिख सकते थे। कोई कोई टीचर करा देता है ऐसा कि एफ वेक्टर 1 2 नोट में करके लिख लो अगर आपको लिखना है तो। एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब। बच्चों ये जो R वेक्टर 2 1 है ना, अगर इसको आपको लिखना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अपोजिट लिखना पड़ता है, ये वेक्टर के टर्म्स है जो क्लास 11 में आपने पढ़ी होगी। और बिल्कुल अगर आप F12 लिखना चाहते हो, F12 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब लिखना पड़ेगा। और ये क्या है 1 2 है ना, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1। ये थोड़ा अपोजिट तरीके से ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हो, मॉड बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी इसको ओपन करके लिखा जा सकता है। तो अगर 2 1 होगा तो ओपन करके 1 2 लिखना, और अगर 1 2 होगा तो ओपन करके 2 1 लिखना। तो इस तरीके से हम दो पोजीशन वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आगे के न्यूमेरिकल के लिए भी बता दिया आपको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बढ़िया सा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म के ऊपर। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, Q2 3 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम आर लोकेटेड एट अ पोजीशन 1 मीटर 3 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर 5 मीटर 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स ऑफ F1 वेक्टर 2 एंड F वेक्टर 2 1। तो ये हमें निकालना है। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया है हमने कि F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R 1 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप 2 1। यही तो पढ़ा है बच्चों हमने फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व तो चलो कर लेंगे हम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास चार्ज भी दे रखा है, हमारे पास 9 into 10 का 9 लगा देंगे हम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और यार ये निकालने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ये निकालने के लिए R1 R2 मालूम होना चाहिए। तो बच्चों जो Q1 की जो R1 दे रखी है, Q1 की जो लोकेशन दे रखी है वो ये है, और Q2 की लोकेशन आपको ये दे रखी है। इसका मतलब अगर मैं इसको अभी डब्बे में डाल दूं, अब्बा जब्बा डब्बा, इसको बाद में यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, और पहले मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं। मैं R वेक्टर 2 1 को निकालना चाहता हूं, ठीक है। बाकी सब तो निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। लेट्स सी, ठीक है। तो R1 वेक्टर आपको दे रखा है बच्चों, R1 वेक्टर, इसका मतलब ये x एक्सेस में होगा, ये y एक्सेस में, ये z एक्सेस में। x एक्सेस में कौन सा वेक्टर होता है? x एक्सेस में i कैप होता है बच्चों, ठीक है। y एक्सेस में कौन सा होता है? j कैप होता है। k में कौन, वो क्या बोलते हैं, z एक्सेस में कौन होता है? k कैप होता है, ये होता है ना। ऐसे ही बच्चों R2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? R2 वेक्टर की बताओ जरा, ऐसे ही
3i होगी, ठीक है, और ये वाला आपका 5j होगा, और ये वाला आपका 1k हो जाएगा, 1k, ठीक है। और बच्चों मुझे R21 सॉल्व करने को बोला है ना, तो R21 का मतलब क्या होता है यार, ठीक है। इसको जरा ओपन करें, ओपन करके देखते हैं इसे, एक मिनट इसे ओपन करते हैं इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, F वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, और ये R वेक्टर 21 बन जाएगा बच्चों, और R12 आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया भैया, हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ R वेक्टर 21 जब खुलेगा तो R21 हो जाएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो चाहे 21 लिखो या 12 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर R12 ही लिख दिया, ताकि मैं इसके मल्टीप्लाई करके से R³ कर सकूं बच्चों, ठीक है। तो F वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर 21, ठीक है। अब बच्चों R वेक्टर 21 मुझे सॉल्व करना है, तो R वेक्टर 21 का ना मॉड निकालना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो सकता है। और मॉड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि R1 को मॉड ऑफ R1 को मॉड ऑफ R2 से करना पड़ेगा माइनस, या आपको सिंपली भाषा में अगर समझाऊं, R1 वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा R2 वेक्टर से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या निकलेगा हमारा आंसर निकलेगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू बता दो, R1 की वैल्यू हो गई i कैप, ये हो जाएगा 3j, ये हो जाएगा 2k, ठीक है, 2k यहाँ पे माइनस लग जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा प्लस का 5j, और ये हो जाएगा आपका 1k हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कितना आएगा सॉल्व करके जरा बताओ, R वेक्टर 21 कितना आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 2 कैप, और क्या बोलते हैं, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये तो ये आ जाएगा माइनस का 2j, और ये हो जाएगा माइनस का 1, पर ये इसका है तो ये प्लस का k आएगा। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना आ गया ना समझ में। तो बच्चों इसका सपोर्ट मैंने इसलिए लिया था ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे 21 निकालना है कि 12 निकालना है, तो वो हमने इक्वेशन बना दी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैप वाले से ही सॉल्व करूंगा आपको, कैप वाले से। देखो कैप वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैप वाला बताओ, R वेक्टर 21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R वेक्टर 21 और R कैप 21, यही तो होता है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर R कैप 21 करते हो बच्चों आप, R कैप 21, तो ये हो जाएगा R वेक्टर 21 अपॉन, ये डिवाइड होने नीचे आ जाएगा, इसको R12 लो या 21 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। 21 ले लो या 12 ले लो, 21 ले लो या तो 21 ले लो या तो 12 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉड हटेगा तो वो फिर नॉर्मल डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने ये तो निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, पर मॉड नहीं निकाला है बच्चों मैंने, ठीक है। तो चलो मॉड निकालते हैं। तो R वेक्टर 21 का यार मॉड कितना होगा, मॉड के लिए कुछ नहीं करना होता बच्चों, अंडर रूट करना होता है, और ये आगे के नंबर का स्क्वायर करना होता है। तो -2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका +1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तो मॉड निकालना कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। क्लास 11th वेक्टर फॉर्म, क्लास 11th वेक्टर फॉर्म, ओके। मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, ठीक है ना सब, हाँ ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया, ओके। एक गलती है बच्चों, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये अच्छा यहाँ पर माइनस है, तो ठीक है, सही है। तो बच्चों अगर मैं इसे R21 को सॉल्व करूंगा, या 12 भी लिख सकते हो, इसे सॉल्व करूंगा, मॉड हटा देंगे तो वेक्टर भी हट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 आएगा, ये 2 2 जा 4 आएगा, और ये इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √9 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा √9। तो मतलब मेरे R कैप की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, ये वैल्यू निकल गई। इसकी वैल्यू डालते हैं जरा, इसकी वैल्यू है -2i कैप -2j कैप और +k कैप डिवाइडेड बाय कितना निकल गया √9 निकल गया बच्चों। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये वैल्यू हमें यहाँ डालनी है, ये वैल्यू हमें यहाँ डालनी है। क्लियर हो गया, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे डालते हैं बच्चों F वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप की जगह पे बच्चों, R कैप की जगह पर इंटू -2i कैप -2j कैप और +k कैप, और नीचे आ जाएगा √9। कितना आ जाएगा √9 बच्चों, √9 कितना होता है,
अंडर रूट 9 3 होता है तो नीचे 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो f वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये Q1 कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, ये 3 है तो वो भी 3 होगा, तो ये भी 3 है, ठीक है। और इंटू -2 i कैप -2 j कैप -k कैप, और नीचे आ जाएगा 3। क्लियर हो गई बच्चों बात, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 3 का होल स्क्वायर आएगा, r का स्क्वायर है ना, ठीक है। ओके, इतना आ गया आप लोगों को समझ में, सर के ऊपर से तो नहीं गया, सर के ऊपर से टहल के तो नहीं गया, ठीक है। ओके, तो बच्चों एक 3 से एक 3 कट गया, 3 3 धोखेबाज कैमरा, ठीक है। तो आज बच्चों कैमरा मुझे बहुत धोखा दे रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको ग्राफ तक तो कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से ये 3 तो कटेगा, ठीक है, 3 3 या 9 हो जाएगा बच्चों, तो 9 से ये 9 कट जाएगा बच्चों, 5 बचेगा आपके पास, 5 आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे माइनस 10 की पावर -12 हो जाएगी, -12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये i j k को आपको ऐसे ही लिखना है एज इट इज सिंपल, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस होती हैं, तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन अगर हो रहा है तो बस जो आपका आंसर निकला उसको माइनस में लिख दोगे तो वो 2 1 का भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो फटाफट ग्राफ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं आपको 3 ग्राफ कराने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करते हैं बच्चों फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर ग्राफ करते हैं। ओके बच्चों, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पेपर में आने वाला, और इसके ग्राफ हमेशा पेपर में आते हैं। तो चलो फटाफट ग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर f वर्सेस r बोला है, f वर्सेस r स्क्वायर बोला है, और f वर्सेस 1/r³ बोला है, r स्क्वायर बोला है बच्चों। तो पहले अगर आप पहले ग्राफ पे ध्यान दो तो यहाँ पे फोर्स और r के बीच में ग्राफ बनाना है बच्चों। तो आप बताओ फोर्स और r का रिलेशन क्या होता है? फोर्स ऑफ r का रिलेशन असल में एक्चुअली में ये होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r³ क्या आता है, पर वो नॉर्मल r बोल रहा है। तो बच्चों r³ और r में क्या फर्क है? देखो अगर आप r ले लो और ये 1/r स्क्वायर ले लो, इसमें ये फर्क है कि अगर यहाँ पे आप r की वैल्यू 2 डाल रहे हो और अगर यहाँ पे आप r की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा घट जाएगी और यहाँ पे वैल्यू कम घटेगी, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू कम मिलेगी। तो r में और r स्क्वायर में ये फर्क है। तो जब भी आप नॉर्मल r के लिए खींचोगे तो नॉर्मल सा ऐसा कर्व दे देना, इस तरीके से नॉर्मल सा ऐसा कर्व दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे बनता है हमेशा, ठीक है। और सेकंड आपसे पूछा है f ऐसे जा रहा है और आपसे r स्क्वायर पूछा है, तो बताओ वैल्यू कम हो गई कि ज्यादा हो गई? वैल्यू 4 गुना और कम हो गई। तो वैल्यू 4 गुना कम हो गई तो इसका कर्व थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाएगा, दोनों में ये फर्क होता है। और बच्चा तीसरा आपसे पूछा है f का, और आपसे r स्क्वायर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 1/r स्क्वायर का बताओ। तो बच्चों जो ये 1/r स्क्वायर जो आप ये केस देख रहे हो ना, एक्चुअली में ये एक सिंगल टर्म है, तो लेट इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो f प्रोपोर्शनल x आ जाएगा, और ये कैसा प्रोपोर्शनल आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। कैसा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। और डायरेक्टली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में खींचेगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, पर गिवन ही है हमें ऐसा दिया है। कभी हमें ऐसा गिवन आएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कभी ऐसा गिवन आएगा तो डीप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पर कभी ऐसा गिवन आ गया रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ही होता है पर हमें 1/, में गिवन दे दिया, तो इसको एज अ सिंगल टर्म मान के इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह मानना पड़ेगा हमको। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन खिंचता है बच्चों। तो ये पेपर में आता है आपके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब धोखेबाजी कम हो गई इनकी, जैसे ही खत्म हुई वीडियो तो धोखे भी कम हो जाते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही कष्ट से गुजरे होंगे आज कि यार सर क्या हो रहा है आज आपके कैमरे में। तो यार कभी कभी हो जाता है, ठीक है, डिफॉल्टर होते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।